था इल्मा अफरोज का। मैं आपको भी मैं ये दिखाना नहीं चाहता, मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाऊंगा कि इल्मा अफरोज ने क्या कृत्य किया है। हाँ बेटा। जय हिंद मैडम जी। हाँ जय। हाँ बेटे बताओ। मैडम जी पहले तो साहब गई उधर हॉस्पिटल में। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में थे? फोर्टिस में? गुप्ता में जी। क्या हो गया साहब को? तो इस तरीके से मेरे ड्राइवर के थ्रू से मेरे को मेरी सर्वेलेंस की जा रही थी कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कितने बजे मैं घर आता हूँ। मेरी तो जान को भी खतरा हो गया क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों के पास अवैध हथियार है, करप्शन हो रही है वहां पे दब के। इल्मा अफरोज जी के ब्रदर जो है रात को नाके लगा रहे हैं। एसपी इल्मा अफरोज उसकी माता जी नहीं है, उसके ब्रदर नहीं है, लेकिन वो नाके लग रहे हैं, गांव में जा रही है, अपना स्वागत करवा रही है, लोगों को उनके अपने दफ्तर में बुला के नोटों के हाथ डाले जा रहे हैं। मैं आपको लेडी की शेयर फोटो करूंगा, उसके गले में नोटों का हाथ डाला गया। उसका क्या मतलब है? नारागढ़ इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने उनको पकड़ा कि आपकी ड्यूटी तो बद्दी में है, आप इस थाने में क्या कर रहे हैं। उसके रोजनामचा जो है आप देखे जाएंगे, खंगाले जाएंगे, बहुत बड़ी चीजें जो है निकल के सामने आएंगी। द न्यूज़ स्टार में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो राजधानी जहां से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश को आता है, वो बीबीएन बेल्ट से आता है। और वहीं के उनके विधायक हैं हमारे साथ, राम कुमार जी इस समय हमारे साथ है। राम कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर। 2 दिनों से जो है इस शीत सत्र में जो है विधानसभा के भ्रष्टाचार की बात हुई है, भ्रष्टाचार के ऊपर ही जो सारी बातें रखी गई। सर बीबीएन में मैं मानता हूं कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो बिजनेसमैन है एक, उसको कोई भी सरकार आती है वो एक चोर की दृष्टि से देखती है कि नहीं यार इससे कुछ ना कुछ जो है वो कर लिया जाए, तो बिजनेसमैन ही सर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे सकता है, जो ऐसा लगता है सर। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं। उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है सर? ऐसा है कि मेरे पापा 28 फरवरी 1990 में पहली बार एमएलए बने थे जी। तो उस समय वर्धमान के 3 यूनिट हमारे यहाँ होते थे जी। तो आज उनकी 9 फैक्ट्रियाँ हैं जी। हमने इंडस्ट्री को लगाने में हमारे परिवार ने, मैं, मेरे ब्रदर, मेरे पापा, हमारा पूरा परिवार इंडस्ट्री के साथ खड़ा होता है जी। तो हमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि सरकार हमारी है कि नहीं है। हमने जिसको रोजगार दिलाना है, जिसको कोई काम वहाँ इंडस्ट्री में जो उनके पास अवेलेबल है, तो जब हम बोलते हैं हमारे कहने पे वो लोग अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि हम उनकी समस्याओं के साथ खड़े होते हैं। कहीं कोई स्ट्राइक रहता है, पहले टाइम में ट्रेंड था कि नेता स्ट्राइक कराते थे और अंदर से गोलमाल करके जो है वो उनको करवाते थे, लेकिन जब से मेरे पापा ने और हमने पदभार संभाला है, हमने किसी भी उद्योग में है वो स्ट्राइक नहीं होने दी है। उसका कारण है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम लोगों ने वहां दिया है, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियन जो है वो इंडस्ट्री को ग्रो कराता है, लोकल पॉलिटिशियन इंडस्ट्री को डुबाता है। तो हमारा बहुत बड़ा सहयोग इंडस्ट्री को चलाने में और लगाने में रहा है। इसलिए हम दोनों तरफ से, चाहे मजदूर की बात है, जब मजदूर के साथ कोई जाति करता है हम उसके साथ खड़े होते हैं, जब किसी उद्योगपति के साथ कोई जाति होती है हम उसके साथ खड़े होते हैं। बहुत तरह के मसले ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट से या न्यायालय में नहीं भुगते हैं, उनको हम टेबल पे बैठ के जो है उनको हम सुलटाते हैं, इसलिए उद्योगपति हमारे साथ। वो मसले जानना चाहते हैं सर कि वो मसले क्या है कि बिजनेसमैन जो है वो एक बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो हिमाचल में बने, क्योंकि ये ट्रेड यूनियंस का इशू रहता है, ट्रक यूनियंस का इशू रहता है, एम्प्लॉय यूनियंस का इशू रहता है। तो आपके पास ऐसे कौन से मसले आपको लगता है कि बिजनेसमैन को ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियन जो लोगों को, इंडस्ट्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हम झंडा लगाएंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे, तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि अगर इंडस्ट्री बंद हो गई है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर किसी उद्योग में 200 लोग काम करते हैं, मेरे कहने से हार्डली 10 लोगों को मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, 190 जो है बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। हम उनको ये समझा के भेजते हैं कि आप इंडस्ट्री में काम करिए, आपके जो मसले है कोई इंडस्ट्री नहीं करता है तो हम लेबर अफसर के माध्यम से, अपने माध्यम से टेबल टाक करके उनको निपटाते हैं। दूसरी बात हमारी यूनियन की बात मैं करूंगा, क्योंकि यूनियन के ऊपर कोई भी सरकार रही हो हमेशा उंगली उठती रही है और यूनियन कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही है। हम लोगों की जमीनें जो है वो उसमें गई हैं, अगर हम लोगों को ट्रक भी चलाने नहीं दिया जाएगा तो बहुत बुरी बात होगी। रोजगार हमारा जो है वो दायित्व है, हमारा राइट है, क्योंकि हम जब हमें जमीनें चल गई हैं तो हम खेती करना चाहते थे, खेती नहीं हो रही है, जमीन चली गई है। पॉल्यूशन से हमारी बहुत सारी स्कीमें, जो लिफ्ट सिंचाई की योजना की स्कीमें थी, उन स्कीमों में पहले सरसा का पानी आता था, अब उनमें काला पानी, सीवर का पानी, प्रदूषित पानी आ रहा है, हमारी फसलें नहीं हो रही हैं। इसलिए हमारी मजबूरी बन गई है कि या तो हम ट्रक चलाएंगे, या हम कोई और छोटी मोटी दुकान करेंगे, या हम छोटी मोटी फैक्ट्री में नौकरी करेंगे। अगर हमें इन चीजों से भी हमें वंचित रखा जाएगा तो उसकी लड़ाई में लड़ता हूँ।
विधानसभा के अंदर भी लड़ता हूँ, विधानसभा के बाहर भी लड़ता हूँ। सत्ता और दोनों पक्ष के लोग जो है कई बार अपोज भी करते हैं। कल आपने देखा कि बद्दी को टारगेट किया जा रहा है, हर चीज में बद्दी को टारगेट किया जा रहा है। तो उसका जवाब मैं अभी देना चाहता था, मुझे समय नहीं मिला। 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में मैं बोलूं। माननीय पूर्व मंत्री साहब ने आरोप लगाया कि मेरे ऊपर माइनिंग का, मेरा ना तो चलान हुआ है ना मैं माइनिंग करता हूँ। मैंने जब से मैं विधायक बना हूँ तब से मैंने अपना क्रशर, अपनी गाड़ियां, अपनी पूरी मशीनरी उनको मैंने लीज आउट किया हुआ है, किसी दिगर व्यक्ति को जो है दिया हुआ है, उसी के नाम का चालान हुआ। और वहां के अधिकारी ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मेरे नाम से जोड़ के जो है उस चीज को पॉपुलर करना चाहा। और कई लोगों को मैंने नोटिस दिए हैं और 2 करोड़ का दावा मैंने उन मीडिया चैनल्स पे, जो वेब चैनल्स थे या कोई पत्रकार थे जिन्होंने गलत लिखा गया था, किसी ने माइनिंग माफिया लिखा है। और मैं 1998 से माइनिंग का काम कर रहा हूँ। मैं रजिस्टर्ड हूँ हिमाचल सरकार के पास, हिमाचल सरकार से बाकायदा परमिशन है। आदरणीय हमारे जो बड़े भाई विक्रम जी हैं, उन्होंने मेरे लिए रिन्यू की है। अगर मैं गलत करता था उस समय उन्होंने क्यों रोका? उनकी सरकार रही 5 साल, वो उद्योग मंत्री रहे हैं। तो इसलिए मैं उनके कहना चाहूंगा कि जब इल्मा अफरोज वाला जो मुद्दा आप साथ जोड़ दिया गया वो तब मुद्दा वो उसका कोई मसला नहीं था। इल्मा अफरोज का मैं आपको भी मैं ये दिखाना नहीं चाहता, मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाऊंगा कि इल्मा अफरोज ने क्या कृत्य किया है। 2 गाड़ियां एसपी ऑफिस में, दोनों गाड़ियां जो है दिल्ली चंडीगढ़ जाती हैं, उनकी मदर के पास है, उनके पास है। करप्शन हो रही है वहां पे दब के। इल्मा अफरोज जी के ब्रदर जो है रात को नाके लगा रहे हैं। एसपी इल्मा अफरोज उसकी माता जी नहीं, उसके ब्रदर नहीं है, लेकिन वो नाके लग रहे हैं। जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया है वो सर्विस रूल कंडक्ट के खिलाफ है। उसमें प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल खुलनी चाहिए। उसकी शिकायत जो है वो लोगों ने ऑलरेडी दी हुई है। मेरे साथ जो किया, मेरे परिवार को उन्होंने सर्वेलेंस भी लिया। मेरा जो पर्सनल ड्राइवर था उसको कोई लोग लालच देखे की तरह हम काम करेंगे, उसकी कोई ट्रांसफर थी हरियाणा की, वो करवाई भी उन्होंने, शायद इंक्वायरी रिपोर्ट में आ भी गई होगी। तो उन्होंने मेरे घर में कौन आता है, मेरी वाइफ से क्या बात होती है, मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरे मतलब वगैरह वगैरह, इस तरह की जानकारी मैं आपको एक लाइन उसकी मैं भी सुनाना चाहूंगा कि जो उन्होंने कृत्य किया उसकी रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है। और कई अधिकारी जो है उनको बचाने के चक्कर में थे। मैं भी नहीं चाहता था कि नई अधिकारी है मेरे घर में वो आए। मैंने उनके सिर पे हाथ रखा कि आप मेरी छोटी बहन की तरह, आप काम करिए, जहां समस्या आ रही है उस समस्या के लिए आप सलाह लीजिए, हम आपको राय देंगे। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोग एम्बुलेंसेज में मर गए हैं, वहां पे सारे ट्रैफिक के लोग निकाल के अपनी व्यवस्था में उन्होंने लगा लिए। गांव में जा रही है, अपना स्वागत करवा रही हैं, लोगों को उनके अपने दफ्तर में बुला के नोटों के हाथ डाले जा रहे हैं। मैं आपको लेडी की शेयर फोटो करूंगा, उसके गले में नोटों का हाथ डाला गया। उसका क्या मतलब है? वो इस जिले की भी नहीं है, वो किसी दिगर जिला की है, वो किसी नेता की दोस्त है या नेता की जानने वाली है, उनको स्पेशली वहां भेजा गया। तो इस तरह के असंवैधानिक काम जो है वो मैं वहां का लोकल एमएलए हूं, वो मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कोई अधिकारी आइए। अधिकारी को अपनी पुलिसिंग करनी, वो अपना काम करे। हमारे जो स्थानीय हमारे कर्मचारी थे उनको प्रताड़ित किया गया, कोई आंख मिला के बात करता था उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। अनेकों ऐसे कार्य जो है वो उन्होंने किए। कई वीडियोज मेरे पास आई हैं कि दिल्ली सरकारी गाड़ी वहां जा रही है और लॉग बुक भी उसकी भरी नहीं गई है। और अधिकारियों का और कर्मचारियों का बिना टन्योर के, बिना किसी शिकायत के हमारे सभी एसेसों का तबादला कर दिया गया। नारागढ़ इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने उनको पकड़ा कि आपकी ड्यूटी तो बद्दी में है, आप इस थाने में क्या कर रहे हैं। उसके रोज नामचा जो है आप देखे जाएंगे, खंगाले जाएंगे, बहुत बड़ी चीजें जो है निकल के सामने आएंगी। उन सब चीजों का मैं विरोध करता हूँ, इसलिए मेरे को उससे जोड़ा जा रहा है। तो हम चाहेंगे सर कि ये मुद्दे जो है इस तरह के, ये आपसी जो है वो सरकार के अंदर टेबल टॉक में ही खत्म हो, क्योंकि पब्लिक में परेशान भी रहता है। ये सुनना, अपने एक लाइन में सुनाऊंगा। ये मेरे ड्राइवर को फोन किया जा रहा है। हाँ बेटा। जय हिंद मैडम जी। हाँ जय, हाँ बेटे बताओ। मैडम जी पहले तो साहब गए उधर हॉस्पिटल में। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में थे? फोर्टिस में? गुप्ता में जी। क्या हो गया साहब को? तो इस तरीके से मेरे ड्राइवर के थ्रू से मेरे को मेरी सर्वेलेंस की जा रही थी कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कितने बजे मैं घर आता हूँ। मेरी तो जान को भी खतरा हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों के पास अवैध हथियार हैं, यूपी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो इसलिए हमें मेरी तो जान माल को खतरा है। ऐसे स्क्रैप का भी बहुत झगड़ा चलता है वहाँ पे आपके वहाँ, और जयराम ठाकुर ने बोला भी एक नया मंत्रालय बना दो, तो इससे भी बिजनेसमैन काफी परेशान रहता है। ऐसा नहीं, बिजनेसमैन परेशान नहीं रहता है। स्क्रैप इज ए ट्रेड। स्क्रैप में 2007 में जब धूमल जी की सरकार बनी, विनोद चंदेल जी एमएलए बने,
उससे पहले किसी को पता नहीं था कि स्क्रैप का कोई धंधा है। उनके आने के बाद इनके लोगों ने उस काम को शुरू किया। हालांकि लोग काम कर रहे थे, बाहर के लोग काम करते हैं, जब बाहर के लोग काम करते हैं तो अपने लोकल लोगों को भी उसकी जिज्ञासा हुई है कि क्यों ना ये काम हम करें, ये इशू है। अब उस काम को जब बाहर वाला आदमी कर रहा है, वहाँ के मैनेजर स्टाफ से मिला हुआ है, आज की डेट में तो पूरा हिमाचल के लोग जो हैं जैसे महमूद गजनबी की तरह बद्दी को लूटना चाहते हैं, वो मैं नहीं होने दूंगा। मेरे लोकल लोगों का राइट है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे नौजवानों का राइट है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ, तो वो काम मैं नहीं होने। हिमाचल भी सर आप ही का है। और एक मुद्दा और बड़ा गहन मुद्दा आया कि आपने कोई बात की अंदर, क्योंकि सीएम साहब ने अपनी रिप्लाई में भी कहा कि राम कुमार जी द्वारा ये सूचना दी गई है, इंडो फार्म प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने अपने विधानसभा के वक्तव्य में कहा। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन मीडिया को बाहर स्प्रेड की गई तो उसमें कंपनी का नाम बदल दिया गया। तो उसके पीछे सर किस तरह की मंशा है? और सुनने में आया उस कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है सर। बिल्कुल, इस ये कंपनी बड़ी पुरानी कंपनी है, ट्रैक्टर बनाते हैं ये लोग, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर इक्विपमेंट बनाते हैं। तो उनको धूमल साहब के समय में ज़मीन अलॉट हुई थी, उन्होंने उसमें फैक्ट्री लगाई है। लेकिन उस जो पुरानी अलॉटमेंट है, शायद 70-75 बीघा उनको ज़मीन दी गई थी, उस ज़मीन में भी बहुत सारी ज़मीन अभी खाली पड़ी है जी। अब पिछली गवर्नमेंट में कस्टमाइज पैकेज, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री सीएम साहब ने, जयराम जी ने उसमें गलत किया है, लेकिन कानून के तहत उनको ज़मीन दी है, लेकिन ज़मीन इतनी दे दी कि उनको जरूरत नहीं थी। जब कोई आदमी अप्लाई करता है, अपना प्रोजेक्ट बोर्ड उसमें अपलोड करता है कि मेरे को इतनी जमीन चाहिए, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है और मैं इतने समय में उसको लगाऊंगा, सरकार उसको 2 साल का वक्त देती है। उसको 2 जगह जमीन दी गई है, एक तो कृपालपुर में, वो नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, पुराना दून है, 150 बीघा वहां दी गई है। और एक इंडो फार्म, हमारे जो अन्नपूर्णा ढाबा का एक रोड है, कोई 50 फीट रोड चौड़ा है, उसमें हमारा सब स्टेशन लगा हुआ है। सब स्टेशन से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, उन लाइनों को भी सरकारी खर्च पे रिमूव किया गया है जी। हमारे जब हम किसी एक्शन को, किसी बिजली के अधिकारी को बोलते हैं कि वहाँ एक लाइन जा रही है, किसी का घर बनना है, खंबा चेंज होना, तो उसका एस्टीमेट बन के आ जाता है। वो लाइनें भी बिना एस्टीमेट के जो है वो बदली गई है और केवल उसको फायदा देने के लिए सरकार तो और उसका कुल जो पैसा चार्ज किया गया है 2,81,25,000 रुपए में, वो 150 बीघा जमीन जो अन्नपूर्णा के पीछे 250 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दी गई है। आज लगभग, मैंने अभी माननीय मंत्री जी से ही बात की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि उसका 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है, उसने काम शुरू नहीं किया है। और सरकार में कंडीशन होती है कि जब आदमी 2 साल के वक्त में काम शुरू नहीं करे तो सरकार उसको रद्द कर सकती है। आज सरकार को उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि सरकार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है और लगभग 150 करोड़ रुपया, मैं तो 125 कहता हूँ, 150 करोड़ रुपया उस जमीन की ओपन ऑक्शन से सरकार को रेवेन्यू अर्न होगा, ये मेरा कहना है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि उसको जमीन को रद्द किया जाए। और यही नहीं कि वो जमीन खुद की फैक्ट्री लगाने के लिए वो ले रहे हैं, उस जमीन को जो है आगे प्लॉट काट के सरकारी जमीन को आगे बेचने के लिए प्राइवेट आदमी काम कर रहा है। और ये मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर मेरी जमीन नेशनल हाईवे में एक्वायर हुई है, मेरी जमीन रेलवे में एक्वायर हुई है, मेरे को वहां का कंपनसेशन मिला है, मैं कोई फैक्ट्री ऑक्शन में ले ली, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर आपकी सरकार को अब 2 साल हो गए सर, और जमीन जयराम ठाकुर के सरकार में दी गई, तो 2 साल में ऐसे कौन लोग हैं जो इसमें रुके हुए? हम तो चाहते हैं बिजनेसमैन को सपोर्ट ही किया जाए, लेकिन फिर भी अगर ये इलीगल है या कुछ है तो आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन? मैं अभी दोबारा हमारे जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है, मैं उनको लेटर लिख रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने लिखा है। उस समय बात ये आई थी कि उसको कब्जा लेट दिया गया था, उसका टाइम पूरा नहीं हुआ था, उसको 2 साल का वक्त हमको देना होता है। आई थिंक 2 साल का वक्त अगर पूरा हो गया होगा तो उसमें अवश्य जो है मैं तो लड़ाई लड़ूंगा कि इसको रद्द करके जो है ओपन ऑक्शन में जो छोटे छोटे स्थानीय हिमाचली या छोटे और कोई कारोबारी काम करना चाहते हैं, कोई 500 मीटर का प्लाट लेना चाहता है, कोई छोटा प्लाट लेते हैं, मैं ये भी नहीं कहता किसी को अलॉट करो, मैं कहता हूँ ओपन ऑक्शन रखो, ओपन ऑक्शन में जितनी बिड जाएगी उसका सरकार का उसमें फायदा होगा। बट वो लोग कौन है सर जो इसमें कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की वही बात कर रहा हूँ कि उनका रिप्लाई ही चेंज कर दिया। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं जो कई तरह के काम जो है वो कर रहे हैं, और सरकार ने कोशिश की है काम को ठीक करने के लिए, लेकिन व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो दूसरे लोग भी होते हैं। और मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई जो चेंज किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी जो है वो करें, जो भी आदमी, जिस भी आदमी ने ऐसे कृत्य किया उसको उसकी सजा जो है दें। चलिए सर, हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं अपनी इस बातचीत को, और हम आशा करते हैं कि जो बिजनेसमैन है हिमाचल में वो बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मिले। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।